हेलो फ्रेंड्स, आज भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और उपलब्धि हासिल की। विक्रम-1 नाम के रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अंतरिक्ष की रेस में शामिल हो गया। आज का मुद्दा ये नहीं है, ये तो मैंने आपको बधाई देने के लिए कहा। आज का मुद्दा है केस्लर सिंड्रोम। जी हाँ, 1978 में नासा के एक वैज्ञानिक डोनाल्ड केस्लर ने एक थ्योरी प्रतिपादित की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द हमारे अंतरिक्ष में एक ट्रैफिक जाम जैसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जो एक दूसरे सैटेलाइट को चलने में बाधित करेगी। ये सिर्फ सैटेलाइट और सैटेलाइट के बीच में नहीं होगा, बल्कि सैटेलाइट से गिरने वाले कचड़े या डेब्री से होगा और स्पेस डेब्री इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हमारा जो उपलब्धि हम हासिल कर रहे हैं स्पेस में वो शून्य हो जाएगी। उस वक्त डोनाल्ड केस्लर को लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। वो इसलिए नहीं लिया कि 1978 में सिर्फ दो महाशक्तियां स्पेस पर अपना दबदबा रखती थी, सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। और जानते हैं कि 1978 में कुल कितने उपग्रह थे पृथ्वी के चारों तरफ? जी हाँ, कोई 170, मात्र 170। तो मात्र 170 उपग्रह होने के बाद लोगों ने डोनाल्ड केस्लर को बहुत सीरियसली नहीं लिया। लेकिन आज उनकी कही बात सामने आ रही है और सच साबित हो रही है। अंतरिक्ष में एक तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या आ गई है और उससे बड़ी समस्या आ गई है कि अपने उपग्रहों को या सैटेलाइट्स को स्पेस के डेब्री से या कचड़े से बचाना। आइए जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ कितने ऑर्बिट हैं, कितने उपग्रह हैं। यह हमारी अर्थ है जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है क्योंकि हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जल पाया जाता है। जी हाँ, पृथ्वी के आउटर सरफेस से 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट है जिसको LEO भी कहा जाता है। और इस ऑर्बिट के अंदर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स, करीब 13,000 सैटेलाइट्स इसमें भ्रमण कर रहे हैं। और ख़ास करके वो सर्वेलेंस के सैटेलाइट्स, मिलिट्री सैटेलाइट्स, स्पाई सैटेलाइट्स या जो नेविगेशन के लिए काम में आते हैं वो सैटेलाइट्स इस कक्षा में पृथ्वी से कोई 160 से लेकर 2000 किलोमीटर तक भ्रमण करते हैं। ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाली ऑर्बिट यही है, लो अर्थ ऑर्बिट। और उसके बाद आता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जिसकी हाइट होती है 5000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर पृथ्वी से। और इस कक्षा में कम सैटेलाइट्स हैं, कोई 150 सैटेलाइट वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। और उसके बाद आता है हाई अर्थ ऑर्बिट और जिसकी ऊंचाई होती है 35,000 किलोमीटर से ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है हर देश यहाँ तक सैटेलाइट नहीं भेज पाता, तो यहाँ पर कोई 600 सैटेलाइट भ्रमण कर रहे हैं। और ये सैटेलाइट वही हैं जो टेलीविज़न के लिए काम आते हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए काम आते हैं। इसके तरीके से जब कोई सैटेलाइट अपना जीवन काल पूरा करता है और उसे एबंडन कर दिया जाता है, वो धीरे धीरे इन कक्षाओं से उतरना शुरू कर देता है और रास्ते में स्पेस की डेब्री से टकरा कर विखंडित होता है
और उसके बाद अंत में लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर मारने लगता है। और इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट और उनके टुकड़े हिस्से पुर्जे घूम रहे हैं। यह ऐसा नहीं है कि बहुत धीमी गति से घूम रहे हैं। इनकी स्पीड होती है चक्कर मारने की 28,000 किलोमीटर पर आवर, कोई 22.5 मैक पर आवर। और इस स्पीड के अंदर कहा जाता है कि अगर पेंट का एक छोटा सा भी टुकड़ा सैटेलाइट से टकरा जाता है तो उसका वेग होगा जैसे कोई 1000 किलो की कार का धक्का, और उस सैटेलाइट को डैमेज कर सकता है। तो क्या इसमें कुछ किया नहीं जा सकता? इसमें किया जा सकता है, किया जा भी रहा है, लेकिन सभी देशों के पास ये सुविधा नहीं है। अमेरिका के एयरफोर्स लो अर्थ ऑर्बिट और मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर उड़ने वाले स्पेस डेब्री को मॉनिटर जरूर करती है। उसके पास संसाधन है और वो दूसरे देशों को एडवाइजरी भी देती है। तो अगर किसी सैटेलाइट के पाथ पे कोई बड़ी डेब्री आ रही है तो सैटेलाइट को नेविगेट किया जाता है उसके रॉकेट्स को ऑन करके। लेकिन इसका एक मूल्य है, और ये मूल्य वो है कि सैटेलाइट का जब ईंधन कम हो जाता है तो वो सैटेलाइट की लाइफ को अफेक्ट करता है। वो सैटेलाइट उतने दिन तक नहीं रह सकता अंतरिक्ष में। बहरहाल आज अमेरिका के पास ये सलाहियत है और यूरोप के पास भी ये सलाहियत है कि वो ज़मीन पर बैठ कर के उनके सैटेलाइट्स के ऑर्बिट के सामने कौन कौन सी डेब्री आ रही है वो प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं सैटेलाइट और डेब्री के पाथ को कैलकुलेट करके। तो इस तरीके से सैटेलाइट की मॉनिटरिंग होती है। भारत को भी अमेरिका ये खबर देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है और एकाएक खबर आती है कि वो लॉन्च टाल दिया गया। उस लॉन्च में कोई 5 मिनट या 10 मिनट की देरी कर दी गई। तो मूलतः ये चीज़ इसीलिए होती है कि सैटेलाइट के पाथ पे कोई डेब्री आनी थी जो कि कैलकुलेट किया गया कि जब रॉकेट वहाँ पहुँचेगा या सैटेलाइट वहाँ पहुँचेगा तो वो डेब्री वहाँ होगी, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसीलिए लॉन्च को टाल भी दिया जाता है। आइए आप पूछेंगे कि जो हाई अर्थ ऑर्बिट में या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट होते हैं उनका क्या होता है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होते हैं जिनकी उम्र पूरी हो गई है तो उन्हें उनसे ऊपर के ऑर्बिट में, जिसे साइंटिस्ट कहते हैं ग्रेव यार्ड ऑर्बिट, वहाँ भेज दिया जाता है। उतना ईंधन सैटेलाइट में बचा कर रखा जाता है और उनको उससे ऊपर फेंक दिया जाता है। तो वो अपने जीवन का पूरा हिस्सा उस ऑर्बिट में गुजारते हैं जहाँ से वो नीचे नहीं आ सकते। तो वो ग्रेव यार्ड ऑर्बिट में चक्कर मारने लगते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझें कि केस्लर ने आज से कोई 48 साल पहले जो भविष्यवाणी की थी कि स्पेस में एक ऐसा कंजेशन पैदा होगा कि हम अपने सैटेलाइट्स को नेविगेट नहीं कर पाएंगे, ये सब कैसे हुआ? आप ये देखिए कि आज हमारी अर्थ के चारों तरफ लो अर्थ ऑर्बिट में कोई 13,000 सैटेलाइट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में कोई 150 सैटेलाइट है और हाई अर्थ ऑर्बिट में कोई 600 सैटेलाइट है। जब केस्लर ने भविष्यवाणी की थी उस समय सिर्फ स्पेस में 170 सैटेलाइट होते थे। ये सब बदला 2006 के बाद। 2006 के बाद जब स्पेस एक्स ने रॉकेट्स लॉन्च करने शुरू किए,
सैटेलाइट्स लॉन्च करने शुरू किए तो यकाएक अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट्स की बाढ़ आ गई। आप यकीन नहीं करेंगे, एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 2006 से लेकर आज तक कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? जी हाँ, 12,140। तो अगर आप 13,000 में से 12,140 हटा दें, 12,040, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा शेयर उसने लॉन्च किया। और उसके साथ 680 रॉकेट मिशंस भी उन्होंने लॉन्च किए। जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब एक रॉकेट सैटेलाइट्स को लेकर के पेलोड को लेकर स्पेस में जाता है तो उसकी बूस्टर मोटर्स भी रास्ते में छूटती जाती हैं और वो स्पेस डेब्री का हिस्सा बनती जाती। और इसी वजह से स्पेस के अंदर ये डेब्री इकट्ठा हो गई है। हालात कुछ ऐसे हैं जैसे बारिश के बाद दिल्ली और गुड़गांव की सड़कों पर जाम लग जाता है गाड़ियों का, कुछ उस तरीके से जाम लगा हुआ है हमारी पृथ्वी के अंतरिक्ष में। इसलिए मैं कह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर का अंतरिक्ष की फील्ड में स्वागत तो जरूर है, लेकिन अंतरिक्ष में जमा होने वाले कचरे और अंतरिक्ष में बढ़ती हुई उपग्रहों की तादाद का क्या होगा? जब एक सैटेलाइट टूटता है वो कई सारे हिस्सों में बंट जाता है और जितनी बार वो हिस्से किसी से लड़ते हैं तो और हिस्से बन जाते हैं। और उस पर हम बात करते हैं एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम्स की, जहां कि मिलिट्री यूज़ में हम दुश्मन के सैटेलाइट्स को मारेंगे। तो जब उन्हें मारा जाएगा तो और डेब्री बनेगी। क्या आप नहीं समझते कि इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय विचार होना चाहिए, कुछ मानक तय होने चाहिए और कोई सिस्टम बनाया जाना चाहिए जिससे कि अंतरिक्ष में जमा होने वाले कचरे को कम किया जा सके या उसे वापस लाया जा सके।